ये चीज जो है, ये अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ, आप किसी भी संस्थान से जुड़े हों, जो आपके मित्र दोस्त या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संस्थान से जुड़ा हो, किसी भी संस्थान से और भी किसी प्लेटफॉर्म से, यह चीज अभी तक किसी ने नहीं कराई है। यह उनके लिए है जिनको, देखिए, आपका जो जितना भी 2017 में नंबर ऑफ डेज है, उससे रिलेटेड बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा, जहां पास लोगों को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है जिसका कोई हद नहीं। सर कभी 7 डेज है, कभी 14 डेज आ जाता है सर, ऐसे करके बहुत बार कॉल आई। तो हमारे माइनिंग ज्ञान ऐप, जो हमारे चंद्राकर जी हैं, उन्होंने इसको चालू करवाया है कि जो बच्चों को कंफ्यूजन है उनके लिए ये क्लास है कि नंबर ऑफ डेज, चाहे वह 7 डेज हो, चाहे वो 14 डेज हो, 30 डेज हो, 2 मंथ 60 डेज हो, उससे रिलेटेड सारा एक पीडीएफ ही बनवा दिया है। ठीक है। वैसे तो पीडीएफ आप जा करके भी वहां देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पास उन्होंने इस चीज को चालू करवाया है। ये सारा जो पीडीएफ है, ये नंबर ऑफ डेज ही मैं यहाँ पास बताऊंगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पास 7 डेज लिखी हैं, वह सब एक साथ हो गई हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है। नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रह जाए, इस कारण से यह पेज को विनोद सर ने आप लोगों के लिए बनवाया है, क्योंकि उनके पास काफी लोगों का कॉल आया था कि सर हमें ये चीज बहुत ही दिक्कत हो रही है कि सर कहाँ 30 डेज है, सर कहाँ 7 डेज है, तो उन सबको एक साथ कर दीजिए। तो यह सारे के सारे 2017 में जितने रेगुलेशंस हैं, टोटल रेगुलेशंस से उठा करके चीज को बनाया गया है। यह आपके माइनिंग ज्ञान जो ऐप है उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसे आपको रटना कैसे, कुछ लोग बोले सर इसमें रटना कैसे। देखिए, अगर इसको रटना चाहते हैं ना, तो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ। हाँ, ये पीडीएफ जो है, आप माइनिंग ज्ञान ऐप से डायरेक्ट, मैं वहीं से निकाला हूं, डाउनलोड का ऑप्शन है वापस। तो आप ये समझ जाइए कि इसमें करना क्या है। देखिए, इसको रटना एक ही चीज है। कैसे? जो मोबाइल में, जैसे कि सामने सबके मोबाइल में अभी देखूंगा तो एक हीरोइन का फोटो होगा, उसको हटा करके इसका एक पेज रोज इसको सामने में लगाना है, स्क्रीनशॉट खींचना है। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद वो हीरोइन का फोटो हटा करके इसका लगा लेना है, बस। इतना अगर कर लिए तो नंबर ऑफ डेज में किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले करके इसका सामने में लगा लेना है। जैसे खोलेंगे ना, लॉक खोलेंगे तो बस ये आना चाहिए सामने, याद हो गया, बस। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब इसमें जब भी चीजों को आप देखेंगे, इसमें जब भी चीजों को आप देखेंगे तो आपको दो चीज दिमाग में रखना है। जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ डेज का सवाल, तो दो चीज रखिए सब दिमाग में। पहला, जब इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है, तो उसमें क्या करिए कि भैया महत्वता, क्या पूछे, क्या ध्यान देंगे? महत्वता, महत्वता। दूसरा चीज दिमाग में रखना है, एक्सपोजर। दो चीज, इससे आपको समझ में आएगा नंबर ऑफ डेज कहां पास कम होते हैं और कहां पास ज्यादा आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, देखिए महत्वता और एक्सपोजर। महत्वता क्या है कि, चलिए ये वाला सवाल उठाए, जैसे कि किसी, जब माइन ऑनर कोई फर्म या एसोसिएशन है तो नोटिस कितने दिनों में दिया जाएगा। ठीक है। जब माइंस ऑनर कोई फर्म या एसोसिएशन है, जब माइंस आपका कोई फर्म या एसोसिएशन मतलब उसके एक से ज्यादा ऑनर है, उसको मिला करके है, तो नोटिस कितने दिनों में भेजी जाएगी। तो आपको क्या रखना है कि माइंस का ऑनर, ऑनर मतलब क्या हो गया? ऑनर का मतलब आपको मैंने बताया कि डीटी, डब्ल्यूसीएल, एनसीएल, या फिर इससे आपका हो गया, ये मेन है जो हेड होता है एक सब्सिडरी का। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेड होता है वह डीपी होता है, डायरेक्टर पर्सनल। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑनर ऑफ माइंस। तो इसका देखिए, ये इतनी बड़े आदमी का जब कोई भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा, तो आप ज्यादा लेट नहीं कर सकते, आपको 7 डेज के अंदर इसकी जानकारी देनी है।
तो आप बोले सर 3 दिन के अंदर क्यों नहीं? तो क्योंकि भैया उस सबका लेटर एक जाएगा दूसरा आएगा, तो उसका आदान प्रदान होते होते 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि एक चार्ज देगा, हैंडओवर करेगा उसे, ठीक है ना, एक लेगा और एक देगा। इस कारण से आपको इसकी, आपका ये क्या हुआ, ये महत्वता है, ऑनर के बारे में पूछ रहा, ऑनर, ये महत्वता हो गई। इसका एक्सपोजर कितना बड़ा है भैया? ऑनर की जब बात होगी तो यह सबसे बड़ा ओहदा है सीआईएल में, ठीक है। किसी भी कंपनी का, चाहे सीआईएल छोड़े कोई भी कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा ओहदा ऑनर का ही होता है, ठीक, ठीक है। इस कारण से आपको इस चीज को दिमाग में रखना है। अब देखिए, सबसे पहला, यदि माइन बाउंड्री में रेगुलेशन 121 और रेगुलेशन 122 के अनुसार कोई चेंज होता है, तो न्यू बाउंड्री दिखाने वाला प्लान कितने दिनों के अंदर किया जाएगा? देखिए भैया, बाउंड्री जो है ना, जो माइन बाउंड्री है, यह दिखाना जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि भैया ये किसके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि आपने माइंस बढ़ा दिया, डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर दिया, समझ रहे हैं बात को? इस कारण से यह चीज बहुत जरूरी हो जाती है। इसमें भी आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजना है। यदि माइंस बाउंड्री, रेगुलेशन 121 और 122 आपका क्या बोलता है? वर्किंग नियर बाउंड्रीज इन बिलो ग्राउंड, ठीक है। मतलब 121 और 122 रेगुलेशन ये कहता है कि वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज, चाहे वह ओपन कास्ट माइंस हो, चाहे वह अंडरग्राउंड यूजी माइंस हो, अंडरग्राउंड माइंस हो या ओपन कास्ट माइंस हो, वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज, जब भी आपका माइन बाउंड्री के अलोंग कोई वर्क चल रहा है और उसके अनुसार कोई चेंजेस होता है माइन बाउंड्री में, तो न्यू बाउंड्री दिखाने वाला प्लान आपको 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना है। क्यों भाई? क्योंकि मान लीजिए आपने प्लान चालू, आपने काम चालू कर दिया, जैसे ही आपने वो काम चालू किया, काम चालू करने तक आपने क्या किया, यहाँ पास नहीं भेजा किसी भी चीज का प्लान, आपने लेट भेजा भैया, तब तक क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होने से क्या हुआ, वह किस एरिया के अंदर आ रहा है वह चीज चेंज हो गई, किस आरआई के अंदर आ रहा है वह चीज चेंज हो गई। इस कारण जितना जल्दी हो सके आपको माइन बाउंड्री का ये चीज भेजना है। रेगुलेशन 3 में लिखी है, और 120 और 122 रेगुलेशन 121 और 122 क्या है? रेगुलेशन 121 और 122 ये कहता है कि वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज, 21 कहता है अंडरग्राउंड बाउंड्रीज, वर्किंग नियर अंडरग्राउंड माइन बाउंड्रीज, और 122 कहता है वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट, ठीक है। चलिए, ये हो गया 7 डेज। तो आपको दिमाग में क्या रखना, मैंने बताया महत्वता और एक्सपोजर। नेक्स्ट चीज है, किसी माइंस का नेम, ऑनर चेंज होगा, तो वह माइन और माइन का ऑनर का एड्रेस चेंज होता है, तो नोटिस कितने दिनों में दिया जाएगा? विनय कुमार महतो सर थोड़ा, सर जी थोड़ा फास्ट, विनय कुमार महतो कह रहे हैं। भानु प्रकाश क्या बोल रहे हैं, सर प्लीज। चलिए, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी माइंस के नेम और ऑनर चेंज होता है, और माइन और का ऑनर, ठीक है, माइन ऑनर का एड्रेस चेंज होता है, तो नोटिस कितने दिनों में दिया जाएगा? अब देखिए, सबसे बड़ा बात क्या हो गया कि माइंस का ऑनर का नाम ही चेंज हो रहा है, या फिर माइंस का नाम चेंज हो रहा है। तो जितना भी पत्राचार था, आपको ऑनर का बताया ना कि सेफ्टी पॉइंट, DTWCL सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पत्राचार होते हैं माइंस के ऑनर और डीजीएमएस और किसी से भी, तो वह किससे, माइंस के ऑनर के नाम से होते हैं। जब आपका ऑनर का एड्रेस ही चेंज हो गया, तो भैया एड्रेस चेंज हो गया तो पत्राचार कैसे होगा? तो ये क्या होगा, इसकी महत्वता होगी। तो आपको 7 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके, अब यहाँ पर 30 दिन कर दीजिएगा, तो सोचिए कितना समय दे दिया आपने, 30 दिन। तो 30 दिन तक कोई भी पत्राचार नहीं हो पाएगा। पत्राचार नहीं होगा तो क्या होगा, पत्राचार नहीं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ नया सर्कुलर आ गया, कोई भी नई चीजें आ गई, तो आपको उस चीज की जानकारी देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए 7 दिन के जितना जल्दी हो सके। तो दिमाग में 2 चीज रखिए जब भी देश पढ़िए, महत्वता और एक्सपोजर, ठीक है। ऐप में है सारी चीजें, आप इसको उठा सकते हैं। यह मैं सिर्फ विनोद सर ने उन लोगों के लिए बनवाया है जिन्हें इन चीज में कंफ्यूजन था। जब माइन ऑनर कोई फर्म और एसोसिएशन हो, तो नोटिस कितने दिनों में जाएगा? ठीक है, 7 दिन के अंदर। जब माइन का ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाए, तो
नोटिस कितने दिनों के अंदर देगा? जब माइन का ऑनरशिप, देखिए यहां भी क्या हुआ, ऑनरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक से कोई दूसरा बन गया, ये बड़ी चीज हो गई, महत्वता और इसका एक्सपोजर भी बड़ा है, तो 7 दिन। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के फैटल डेथ हो जाता है तो नोटिस कितने दिनों में करेगा? तो आपका रेगुलेशन नंबर 8 के अंदर ये आता है, अंडर 7 डेज। ठीक है, देखिए जानकारी तो उसे 24 अब किसी प्रकार का फैटल होता है 24 आवर्स के अंदर ही दिया जाता है, लेकिन यह क्या बोल रहा है, नोटिस, नोटिस कितने दिनों में दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा 7 डेज के अंदर। ठीक है, चलिए, ओपन कास्ट माइंस में मैनेजर सप्ताह में कितने दिन पर्सनल सुपरविजन करेगा? देखिए, ओपन कास्ट माइंस में मैनेजर के द्वारा 7 के 7 दिन पर्सनल सुपरविजन किया जाएगा, रेगुलेशन 43 अंडर आपका पर डे। ओपन कास्ट माइंस से मैनेजर का सप्ताह में कितने दिन पर्सनल सुपरविजन होगा? तो ये 7 दिन किया जाएगा। ठीक है, जबकि अंडरग्राउंड में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से सरफेस में जाने के 2 आउटलेट का इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार कितने दिनों के अंतराल पर करेगा? देखिए, अब डिस्ट्रिक्ट से सरफेस जाने वाले 2 आउटलेट का इंस्पेक्शन, डिस्ट्रिक्ट, ये आपका शब्द आ गया कहां से? डिस्ट्रिक्ट से सरफेस जाने वाला, तो डिस्ट्रिक्ट का शब्द आया तो समझ जाइए कि वहां सिर्फ और सिर्फ माइनिंग सरदार का आ गया, जहां पास रेगुलेशन नंबर 47 के अंदर आपने रास्तों के परिचित रहने हेतु आपका कितने दिन में किया जाएगा? 7 दिन में एक दिन। भैया अब इसको देखिए, अब आपका क्या आ गया यहाँ पास, अब मैनेजर वाला काम खत्म, यहां से आ गया माइनिंग सरदार। तो माइनिंग सरदार जो आउटलेट्स करेगा, मतलब इसका इंस्पेक्शन करेगा, तो मान लीजिए 30 दिन में एक दिन करेगा, तो आउटलेट अगर 30 दिन में होगा, 15 दिन 14 दिन में होगा, तो सोचिए, क्योंकि रोज तो नहीं कर सकता, क्योंकि रोज उसको अपना डिस्ट्रिक्ट जाके अपना भी काम देखना है, तो इसलिए 7 दिन में एक बार उसको इंस्पेक्शन करना है। एवरी 7 डेज, एवरी शाफ्ट, इंक्लाइन और आउटलेट्स का इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाता है? जितने भी शाफ्ट हैं, इंक्लाइन हैं या आउटलेट्स हैं, उसका इंस्पेक्शन यहीं पास हम देख चुके हैं कि मैनिंग सेल द्वारा 7 डेज में किया जाएगा, और जनरल इंस्पेक्शन आपका होगा 7 डेज, रेगुलेशन नंबर 75। हर मैकेनाइज्ड आउटलेट्स इंस्पेक्ट मिनिमम कितने दिनों में किया जाएगा? ठीक है, मैकेनाइज्ड आउटलेट्स मतलब मान लीजिए कोई मैकेनिकल वे पे, जैसे कि आपका साफ्ट सिंकिंग है, ठीक है, तो आप कितने दिन में करेंगे? 7 डेज में। 7 डेज में एक बार आपके द्वारा जनरल इंस्पेक्शन किया जाएगा। प्रत्येक साफ में मिनिमम 7 डेज में किसका टेस्ट होता है? देखिए, आपका प्रत्येक साफ में, जैसे आपकी डोली है, ये आपका मैकेनाइज्ड मतलब किससे है? आप इंक्लाइन में पैदल जाते हैं, तो उसका इंस्पेक्शन भी 7 डेज में हो रहा है। देखिए, साफ्ट आप जितना भी देखेंगे, जितना भी आपका आउटलेट्स है, ठीक है, आउटलेट्स का इंस्पेक्शन कितने दिन में हो रहा है? 7 डेज में, चाहे वो इंक्लाइन हो और चाहे वो मैकेनाइज्ड आउटलेट्स हो, मतलब कि साफ्ट हो। ठीक है, तो सबके सबका आउटलेट्स का कितने दिनों में हो रहा है? 7 डेज। तो ये कॉमन हो गया कि आउटलेट्स का इंस्पेक्शन भैया हमारे यहाँ 7 डेज में होगा, खत्म कहानी। प्रत्येक साफ में मिनिमम 7 डेज में किसका टेस्ट होगा? किसका टेस्ट होता है भैया? दो सबसे किस किस चीज का होता है कि आपका ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस और ब्रेक टेस्ट करेंगे, मतलब डोली को एक एक करके, जो दो डोली होता है, तो डोली को एक एक करके टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट के से ऊपर उठा करके, लास्ट कंट्रोल पॉइंट मतलब सबसे डाउन पे रखा हुआ है, ठीक है, और उसे हल्का सा ऊपर उठा करके, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस का क्या करेंगे? उसे ऊपर उठा करके छोड़ दिया जाएगा फ्रीली, और जब उसका कितना होता है, जितने में 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ज्यादा जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस अपने आप उसे रोक देगा। और इसके साथ ही आपको क्या करना है? ब्रेक का टेस्ट करेंगे। इसके साथ ही आपको ब्रेक का टेस्ट करेंगे 7 दिन में। ठीक है, इन चीजों को याद रखिए कि 7 दिन में टेस्ट करना है। ये तो हमको पता है कि साफ्ट और इंक्लाइन का जो टेस्ट होता है आउटलेट्स का, वह 7 दिन में किया जाता है, लेकिन चेतन मुनगा कह रहे सर इसे मिक्स क्यों बनाए हैं? बेटा अब देखो,
या बनाए हैं, इतनी इतनी बड़ी बात है, आप ये सोचिए, बना है, बड़ी मुश्किल में, बड़ा टाइपिंग में टाइम लगता है जी। चलिए, इसको ओवर वाइंडिंग टेस्ट भी कहते हैं जी, बिल्कुल। ठीक है, एवरी मैकेनाइज्ड आउटलेट्स इंस्पेक्ट मिनिमम कितने दिनों में किया जाएगा? 7 दिन में। ये बात दिमाग में बैठ लीजिए कि जब भी आउटलेट्स का इंस्पेक्शन आएगा तो आपको क्या करना है? 7 डेज। ठीक है, और मिनिमम शाफ्ट के प्रत्येक 7 दिन में आप किसका टेस्ट किया जाएगा? 2 चीज का, कंट्रीवेंस, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस और ब्रेक का टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंकिंग शाफ्ट में यूज सेफ्टी हुक कितने दिनों में की जाएगी? अब देखिए, वहां पास ये सब कॉमन कर लीजिए, कितने दिन में? 7 डेज में। देखिए, शाफ्ट का इंस्पेक्शन, शाफ्ट में सेफ्टी हुक्स का इंस्पेक्शन, सब का कितना है? 7 डेज। ठीक है, कितना है? 7 डेज। इसके साथ ही आपको क्या करना है? जांच के बाद सीयर पिन नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट्स बाय इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन। इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कितने दिनों में एग्जामिनेशन किया जाएगा? देखिए, ये चीज को कॉमन बना लीजिए, 7 डेज। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप इन चीजों को सामने रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी आउटलेट्स हैं उसमें लगे जितने भी मैकेनाइज्ड आपके आउटलेट मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं, वाइंडिंग इक्विपमेंट्स हैं, उन सब का इंस्पेक्शन कितने दिन में है? तो भैया 7 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन इन 7 डेज। तो किस किस चीज का एग्जामिनेशन करेगा? एग्जामिनेशन होगा ट्रैक लाइन का और उस पर लगी हर सुरक्षा साधन का। जो आपका सरदार ओवरमैन या कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वह क्या करेगा? उस पर लगे ट्रैक लाइन, जो ट्रैक लाइन लगा उसका इंस्पेक्शन करेगा, और जो जो सुरक्षा उपकरण लगे हैं, सेफ्टी डिवाइसेस, क्या लगे? सेफ्टी डिवाइसेस। जब आपको ये बोला जाता है कि भैया इसका जनरल इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो जनरल इंस्पेक्शन में आप ये देखते हैं कि आपके द्वारा जो सेफ्टी डिवाइस लगाई गई है वह वर्क कर रही कि नहीं कर रही है। रास्ता जो आपके हैं, जो स्लीपर्स बिछाए हुए हैं, बराबर एक लेवल पे है कि नहीं है। आपका जो ट्रैक लाइन है, ट्रैक लाइन ऐसा नहीं अलग डायरेक्शन पे भाग रहा हो, सीधा है कि नहीं है। ठीक है, जैसे क्या होती है कई बार नीचे से पानी का सीपेज होने के कारण नीचे की मिट्टी बैठ करके नीचे गैप बना लेता है। ये ऐसी चीज तो नहीं है कि जब भार पड़ेगा तो वहां से टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, एक्सीडेंट होने का, पलटने का खतरा ना हो। इन चीजों को एग्जामिनेशन किया जाता है। तो अब आप देखिए, कॉमन बनते चल रहा है आप लोगों का कि भैया आउटलेट्स का हो, चाहे उसमें लगे किसी भी मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स का हो, या साथ में हॉलेज इंजन का हो, ठीक है, या उसके रास्ते का हो, सब का इंस्पेक्शन कितने दिनों में भाई? 7 डेज। सब का इंस्पेक्शन 7 डेज। देखिए, एक साथ लिखने का फायदा ये हो रहा है। चलिए, हॉलेज एंड ट्रेवलिंग एंड अदर रोडवेज, ठीक है, का इंस्पेक्शन ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन कितने दिनों में करेगा? ये बता चुके हैं, 7 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट आप 15 नंबर, आइसोलेशन स्टॉपिंग का आग के जोखिम के लिए इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा? आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा? तो भैया वह भी कितने दिन में? 7 डेज में। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इनिशियल स्टेज को पता चल जाए, इसके लिए हर डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट व सॉरी हर सील ना किए गए गोफ के रिटर्न एयर रोडवेज निम्नलिखित जांच की जाएगी। क्या क्या जांच की जाती है? जहां पास स्पॉन्टेनियस इनिशियल स्टेज का स्पॉन्टेनियस हिटिंग का पता लग जाए, इसके लिए हम डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट या हर सील की, मतलब कि जितने भी गोफ एरिया हैं या रिटर्न रोडवेज हैं जिसको सील नहीं किया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि भैया हमारे माइंस में स्पॉन्टेनियस हिटिंग इनिशियल स्टेज पर पता चल गया, तो आप कैसे पता लगाते हैं? मैंने आज ही इसका सवाल दिया था टेस्ट में कि जब स्वेटिंग होना चालू हो जाता है, जब स्वेटिंग होना चालू हो जाता है तो वह इनिशियल स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल गया तो आप क्या करेंगे? हर वह डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिप्लेयरिंग चल रहा हो, या फिर ऐसा कोई एरिया जो कि आपके द्वारा सील ना किया गया हो गोफ होने के बावजूद,
ठीक है, या फिर रिटर्न रोडवेज में निम्नलिखित जांच होगी। क्या क्या होगी? सीआई द्वारा जांच किससे द्वारा की जाएगी? सीआई द्वारा अप्रूव्ड ऑटोमेटिक डिटेक्टर से मिनिमम डेज में एक बार सीओ की मात्रा की जांच की जाएगी। सीआई द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड ऑटोमेटिक डिटेक्टर से मिनिमम एक दिन में एक बार सीओ की जांच की जाएगी। भाई यहाँ अलग ही चल रहा भानु प्रकाश जी का। सर बहुत दुख होता है, हम लोगों को नहीं बैठने दे रहे हैं। एमडी रियाज टेंशन मत लो भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव। कौन है यार ये? ज्ञान चालू हो गया। कौन है बीच में? हमारे बीच में आसाराम बापू बन रहा है भानु प्रकाश, और ये अलग ही, इनका अलग ही चल रहा है। ये आपका जयराज जी कह रहे हैं सर 3 डेज वाला सब है। 3 डेज, 24 डेज, 30 डेज सब है। नीचे आएंगे, अभी बहुत बड़ा पीडीएफ है। पीडीएफ आपका नीचे में देखिए, इतना बड़ा स्क्रॉल होगा, अभी सारा है, पूरा का पूरा नंबर ऑफ डेज इसमें डाल दिया गया है। चलिए अब को आ जाइए 17 नंबर। ठीक है, चलिए ये 7 डेज का भी चल रहा है। अभी जो आपकी लेक्चर चल रही है 7 डेज की। अंडरग्राउंड में फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने व कंट्रोल करने के लिए बनाई गई प्रत्येक स्टॉपिंग की जांच कौन और कितने दिनों में करेगा? अंडरग्राउंड माइंस में फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने व कंट्रोल करने के लिए आपको प्रत्येक स्टॉपिंग की जांच कितने दिनों में की जाएगी? कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा की जाएगी और मिनिमम 7 डेज में। देखिए अब आपको यहाँ पास से फिर सार सार नजर आ रहा होगा। क्या सार नजर आ रहा है? कि भैया हीटिंग चल रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू हो गई है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग और साथ में स्टॉपिंग के पीछे आपका ऐसा पर कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू हो गई है तो एक खतरा है। अब इसको आप 30 डेज टिक मार के आ गए, 14 डेज, तो भैया कितना खतरनाक चीज है। इसकी महत्वता समझिए और इसका एक्सपोजर देखिए कि कितना बड़ा चीज है। क्योंकि माइंस में किसी पर क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा वेंटिलेशन गड़बड़ा जाएगा अगर आपने समय पर इंस्पेक्शन नहीं किया। आपने 14 दिन में किया, पता चला यहाँ पास इनफ्लेमेबल आपका ये 1.75 हो गया इनफ्लेमेबल गैस। तो इस कारण से आपको 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, अभी 17 नंबर, 18 नंबर देखिए। यदि मशीनरी इक्विपमेंट प्रोसेस द्वारा डस्ट बनाना रोकना हवा का फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त युक्ति निरीक्षण और प्रत्येक डस्ट रेस्पिरेटर का इंस्पेक्शन कितने दिनों में मिनिमम एक बार किया जाएगा? किसका भैया? किसी भी मशीनरी इक्विपमेंट प्रोसेस द्वारा डस्ट रोकने हवा को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, जो भी मशीनरी वहां पास यूज हो रही है, जो भी इक्विपमेंट्स आपका माइंस में उपयोग हो रहा है, उसके द्वारा डस्ट को रोकने के लिए, हवा को फिल्टर करने के लिए जो उसमें निरीक्षण जो युक्ति लगाई गई है, ठीक है, जैसे डस्ट रेस्पिरेटर है, ठीक है, या फिर प्रत्येक डस्ट रेस्पिरेटर हो गया। डस्ट रेस्पिरेटर का इंस्पेक्शन कितने दिनों में एक बार किया जाए? क्योंकि मशीन में क्या होता है, जैसे अभी कोल कटिंग मशीन है, तो कोल कटिंग मशीन में वाटर स्प्रेइंग लगा रहता है। उसका जो बीट है, बीट में क्या लगा रहता है? CH4 डिटेक्शन वाला एक सेंसर लगा होता है। ठीक है, इसके साथ ही डस्ट कम से कम उड़े, डस्ट कम से कम उड़े, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो उसका बीट है, बीट आपका एकदम चोखा, मतलब नोकीला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इस कारण से आपको उसका बीट, तो इन चीजों की आपको इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा भैया? ये भी कितने दिन किया जाएगा? रेगुलेशन नंबर 143, 143, 7 दिनों में। अब आप सोचिए कि इसका 7 दिन क्यों? क्योंकि मशीन तीनों शिफ्ट में लगातार काम कर रही है, ठीक है, कटिंग कर रही है। अब ये कटिंग के समय आपका जो पीक है वह क्या होता है? घस जाता है। तो उसमें जो डस्ट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वह सही रूप से क्यों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर डस्ट ज्यादा हो गया तो आपको जहां पास वहां पास मजदूर है या फिर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से आपको 7 दिन के अंदर, तो इसका महत्वता और एक्सपोजर को समझते हुए 7 दिन। और अब 10 सैंपल लेने के कितने समय के अंदर उसे एनालिसिस करना है? भैया ये तो बहुत आसान सवाल है कि 10 सैंपल लेने से कितने समय के अंदर आपको एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा? कितने दिनों के अंदर एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा? 7 डेज। अभी कुछ दिन पहले ये रेगुलेशन मुजफ्फर सर ने दिया था
क्यों भैया? क्योंकि अगर 7 दिन से ज्यादा अगर आप समय लेते हैं एनालिसिस के लिए भेजने के लिए, तो आपने सैंपल तो ले लिया है। अब सैंपल में ज्यादा दिन अगर आप समय लगाएंगे तो उसमें जो हवा है, हवा कैसी होगी? हवा को वो धीरे धीरे अपने आप, जो पन्नी रहती है ना जिसमें लिया जाता है, एयर सैंपल मैंने लिया हुआ है, तो वो अपने आप पचकने लगती है। ठीक है, उसमें बाहरी एटमॉस्फेयर प्रेशर का क्या होता है, दबाव बनने लग जाता है। ठीक है, कितना भी आप बोले लीकेज प्रूफ है, ये प्रूफ है, कोई लीकेज प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो उस समय फिर जब अगर आप 7 दिन के बाद उसमें अगर आप किसी प्रकार का कोई सैंपल लेते हैं, तो जो ओरिजिनल आपका आना चाहिए वह चीज नहीं मिलेगी। तो जनरली तो जिस दिन सैंपल लिया जाता है उसके दूसरे दिन ही आपका लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, लेकिन 7 दिन के अंदर तो आपको भेज ही देना है किसी भी हालत में। कोई काम पड़ गया नहीं गया पाए, लेकिन भेजना। नेक्स्ट, हर एक फायरी सिम, देखिए फायरी सिम सेकंड डिग्री हो चाहे थर्ड डिग्री हो चाहे फायरी सिम हो। अब इसका महत्वता और एक्सपोजर समझ गए कि भैया आग लगा हुआ सिम है, सेकंड डिग्री माइंस है, गैसी माइंस है, थर्ड डिग्री गैसी माइंस है अंडरग्राउंड भाग में। तो बोर्ड बैठाने के लिए क्या करना होगा? बोर्ड बैठाने के लिए आपको बिफोर 7 दिन पहले आरआई को नोटिस देना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 155। ठीक है। रोहन रॉक्स क्या बोल रहे हैं? सर 48 आवर्स। अरे बेटा 48 आवर्स कब है? 48 आवर्स में कब है कि ये जो 7 दिन मैंने आपको बताया ना कि 7, अभी देखिए कंफ्यूजन यहीं पास निकल के आ गया। सर 48 आवर्स में भेजा जाएगा। बेटा 48 आवर्स में कब है? जब उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है, और CH4 की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बार सैंपल आप पहले नॉर्मल एयर का, पहले जनरल, आप तो थोड़ी ना आपको बिना इंस्पेक्शन के या बिना एनालिसिस के 10 सैंपल के आप, सॉरी, ये तो आपको पता ही नहीं है कि भैया हमारे पास ये थर्ड डिग्री डायसिस में बैठने के लिए, सॉरी, कितना दिन में हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बता रहा था, हाँ, ये जो आपका 10% है, इससे जब कम हो जाए या CH4 की मात्रा बढ़ जाए, उस कंडीशन में आपको ये चीज जल्दी भेजनी है सैंपल के लिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 10 सैंपल की। यहाँ 10 सैंपल की बात हो रही है, एयर सैंपल की बात नहीं हो रही बेटा। ये दोनों अलग बताइए, अभी लोगों को कंफ्यूजन है 10 सैंपल एयर सैंपल। 10 सैंपलर एक होता है, इसमें क्या रहता है, जो भी मजदूर काम करने जा रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके पेट में या सामने की पोर्शन पे ये लगा दिया जाता है, और वह 8 घंटे काम करने के बाद वह कितना डस्ट है उसको निकाल करके उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है कि भैया 2 मिलीग्राम से ज्यादा है, तो उसमें उसमें बाद वहां पास डस्ट सेपरेशन के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल फैन बूस्टर की जांच कौन और कब करेगा? भैया कंपिटेंट पर्सन करेगा। ठीक है, मिनिमम कितने दिनों में करेगा? 7 दिन में एक बार। अच्छा देखिए, मैकेनिकल फैन बूस्टर फैन की जांच कौन करेगा? कंपिटेंट पर्सन। अच्छा ये बताइए, कंपिटेंट पर्सन क्यों लिख देता है भैया? ये भी तो लिख सकता है ना, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ये भी लिख सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब ये है जो आपके यहाँ, देखिए मैनिंग सल्डर ओवरमैन आपका मैकेनिकल फैन और बूस्टर का जांच करने नहीं जाएगा। वो कौन जाएगा? फोरमैन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोरमैन है, इसको अपन अलग अलग जगह में, जैसे माइन मेड बोला जाता है मैनिंग सरदार को, मेटल माइन से माइन मेड, वैसे ही फोरमैन का भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम उपयोग करते हैं। तो हम चुपचाप एक शब्द यूज कर देते हैं भैया, कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, जब मैनिंग सरदार और ओवरमैन की ही ड्यूटी कहीं लिखा रहेगा, मतलब उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। लेकिन जब कॉम्पिटेंट पर्सन की बात आ जाए तो वहां पर सब आ गए। कौन कौन? माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, या फिर कॉम्पिटेंट जो मैनेजर द्वारा ऑथराइज जो आदमी है या जो फोरमैन है, तो उसका नाम डीजीएमएस ने फोरमैन नहीं रखा है। कॉम्पिटेंट पर्सन जिसके पास डिप्लोमा या डिग्री होगा, किसका? मैकेनिकल का। ठीक है, और जिसको कुछ एक्सपीरियंस रहेगा 3 साल का, ऐसा करके उसे फोरमैन कहते हैं। तो इसीलिए वहां पास ये एक शब्द लिख देता है भैया, कॉम्पिटेंट पर्सन। मतलब मैनेजर, जो डीजीएस ने जिसे भी कॉम्पिटेंट पर्सन का सर्टिफिकेट दिया होगा, वही। जैसे हमारे पास क्या रहता है, सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी, ओवरमैन कॉम्पिटेंसी, ऐसे लिखा रहता है ना, आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा ओवरमैन कॉम्पिटेंसी, मतलब आप आपसे रिलेटेड काम के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है।
जुगल जी कह रहे सर आखिर कितना बिजी कराएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैनिंग सलाह ओवरमैन नहीं, कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब आपके द्वारा फोरमैन भी इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए फोरमैन ही इसमें जाता है। कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया जो उस काम को कर सकता है। मैकेनिकल फैन और बूस्टर को मैनिंग सलाह ओवरमैन तो जांच नहीं करेगा ना, इसीलिए कॉम्पिटेंट लिख देते हैं। इसलिए जहां भी कॉम्पिटेंट लिखा है इसका मतलब समझ जाइए कि वह सिर्फ ड्यूटी किसी मैनिंग सलाह ओवरमैन की नहीं है, उसके अलावा भी कोई माइंस में होगा जैसे कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है, उससे उस काम को करते हैं। नेक्स्ट, इनफ्लेमेबल जांच, इनफ्लेमेबल जांच और एयर सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा। अब देखिए आ गया आपका वाला बात, जैसे 10 सैंपल, अब देखिए जब 10 सैंपल, इसको मिला लीजिए भाई, 10 सैंपल आपका 7 दिनों में, वैसे ही आपका क्या हो गया, इनफ्लेमेबल गैस की भी जांच या एयर सैंपल कितने दिनों में, मिनिमम 7 डेज में एक बार। समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गई कि जैसे कि आपका 10 सैंपल हो गया वैसे ही आपका इनफ्लेमेबल, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इससे आप मिलाते चलिए। अब क्या है, यहां पास देखिए आ गया जो बंदा बोल रहा था ना सर 24 आवर्स 48 आवर्स, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भी जांच में जब इनफ्लेमेबल गैस यदि 0.8% से अधिक मिले तो उसके बाद जांच कब की जाएगी, तो एवरी 24 आवर्स। ऐसी हालत में गैस की जांच हर 24 घंटे तब तक की जाएगी जब तक कि गैस की मात्रा उससे अधिक रहे या 7 दिन के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 आवर्स के अंदर आपको जांच करनी है जहां पास इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा 0.8% से अधिक हो जाती है। और कब तक की जाएगी, हर 24 आवर मतलब 24 घंटे में एक बार इसकी जांच करनी है और उससे अधिक रहे और कब तक की जाएगी, 7 दिन तक की जाएगी। 24, यदि पिछले 30 दिन में, जी बिल्कुल कंडीशन है, कंडीशंस को अभी हम नहीं देख रहे हैं। यदि पिछले 30 दिन में इनफ्लेमेबल गैस 0.6% से कम मिलती है तो तब 0.6 से अधिक ना बढ़े तब तक कितने दिनों के अंदर गैस जांच करना और एनालिसिस करना पर्याप्त होता है, तो एवरी 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, हर 30 दिन के अंदर। यदि पिछले 30 दिन में इनफ्लेमेबल गैस 0.6% से कम मिलती है तब, जब 0 से इनफ्लेमेबल गैस कितनी कम मिलती है, 0.6% से कम मिलती है, तो 1.75 पे आपको वहां पास क्या करना है, 1.75% पे, तो वैसे ही ये कितना है, उससे 0.6% से कम है, तो ऐसी स्थिति में आप 30 दिन में एक बार भी जांच कर सकते हैं, 30 दिन में एक बार भी जांच कर सकते हैं। फायरी सीम हो, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री की सीम हो, ठीक है, तो वहां इनफेवर गैस की जांच कितने दिनों में की जाएगी, तो भैया 7 दिनों में की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पास आपको देखिए, आप बोलेंगे सर देखिए आप महत्वता और एक्सपोजर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पास देखिए जब इनफेवर गैस बहुत ज्यादा कम हो गया इसलिए यह क्या छूट दे दी गई आपको, 0.6% हो गया, बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो इस कारण से आपको 30 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन जब वापस से आप फायरी सीम पे आ गए या सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री सीम पे आ गए तो यहाँ पास भी देखिए ये दोनों खतरनाक चीज है, वेंटिलेशन खराब हो सकता है एक दिन भी ढंग से अगर ऊपर नीचे होता है तो वहां पास वापस से कितना दे दिया गया, 7 डेज, ठीक है। अब यहाँ पास क्या बोल रहा है कि एयर सैंपल जो है मिनिमम 7 डेज में, और किसके द्वारा लिया जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन, एयर सैंपल कॉम्पिटेंट पर्सन। अब यहां पास इस बात को समझिए कि अब ये सिर्फ माइनिंग सरदार ओवरमैन, ठीक है, इसका काम नहीं रह गया है, माइंस में माइंस सरदार ओवरमैन का एक कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब मैनेजर के द्वारा ये बात को कॉम्पिटेंट। अब आप लोग नए पीजीपीटी या पीडीपीटी करने गए होंगे तो वहां आप लोगों को एयर सैंपल के लिए भेजा जाता होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंसी है और आप कॉम्पिटेंट है उस काम के लिए, तो जरूरी नहीं है कि इसमें माइनिंग सेलर ओवरमैन ही इस चीज का जांच करे। जब भी कॉम्पिटेंट लिखा रहे मतलब समझ जाइए कि यह माइनिंग सेलर ओवरमैन के साथ बाहर की बातें हैं। फ्लेम सेफ्टी लैम्प की जांच कितने दिनों में की जाएगी, भैया फ्लेम सेफ्टी लैम्प की जांच आपका मिनिमम 7 डेज में की जाएगी, 7 दिन में एक बार।
तो देखिए जहां जहां एयर सैंपल या एयर से रिलेटेड जो भी जांच हो रही है वहां मैक्सिमम क्या है 7 डेज है। इसके अलावा आपका जितने भी मैकेनिकल फैन या उसके आउटलेट्स हैं उसकी जांच या हॉलेज लाइन की जांच सब कितना है 7 डेज है। तो ऐसे आपको क्या है चीजें बार बार रेगुलाइज करने पर वो चीजें दिमाग में बैठते जाएंगी। माइंस में काम आने वाली सभी मशीनें माइंस में काम आने वाली सभी मशीनें ठीक है और सर्जेंटों की थ्रू इंस्पेक्शन कितने दिनों में थोरोली इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा। ठीक है माइंस में काम आने वाली सभी मशीनों और षड्यंत्र जो भी आपका षड्यंत्र मतलब कि जो भी डिवाइसेस लगाए गए हैं मशीन और जो भी डिवाइसेस लगाए गए हैं उनका थ्रू आउट इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा जनरल इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ क्या है कॉम्पिटेंट पर्सन और मिनिमम 7 डेज में एक बार 7 दिन में एक बार इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और कौन करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन। ये बात याद रखिए कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैनिंग सरदार ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन कैसे होगा। तो भैया इसीलिए कॉम्पिटेंट पर्सन कहाँ कहाँ है इस चीज को याद रखिए क्योंकि आप लोग जनरली क्या करते हैं भाई मैनिंग सरदार में मार दिया ओवर मैनिंग सरदार का पेपर में बैठे हैं मतलब ये सोचते हैं भैया मैनिंग सरदार ही के बारे में पूछा तो उसी में टिक मार के चले आएंगे। ओवरमैन के एग्जाम में बैठे हैं तो भैया ओवरमैन ही आएगा तो ओवरमैन में टिक मार दिया ऐसा नहीं करेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन ठीक है। क्यों क्योंकि ये देखिए काम यहाँ पर क्या है मशीनों का जांच करना है और उसमें लगे डिवाइसेस का जांच करना है तो उसका थोरोली इंस्पेक्शन किया जाएगा ना। तो मशीनों और उसके लिए आपका इसके लिए जांच आपका 7 दिन में एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। तो ये बात याद रखिए जिसको रेगुलेशन नंबर 48 और 49 क्लियर है ड्यूटीज एंड ऑफ सरदार एंड ओवरमैन ठीक है तो वह आदमी इस चीज में कंफ्यूज कभी नहीं होगा जब उसकी ड्यूटी से बाहर की बात है ठीक है जनरल इंस्पेक्शन की तो उसका इंस्पेक्शन आप क्या है उसका इंस्पेक्शन कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन भी कर सकता है। सरफेस पर लगाए गए फेंसिंग सरफेस पर लगाए गए फेंसिंग कौन करेगा। ठीक है सरफेस पे लगाए गए फेंसिंग की जांच कौन करेगा एक्चुअल में ये लिखा है ठीक है सर ऑप्शन में कंपिटेंट पर्सन रहेगा तो वही मार देंगे बिल्कुल। रोहन रॉक कह रहे हैं कंपिटेंट पर्सन जब आपका मिलेगा 47 है जी अरुण कुमार पटेल जी कह रहे हैं ठीक है थोड़ा रेगुलेशन नंबर 47 48 और 49 शॉर्ट फायरर होगा ड्यूटीज ऑफ शॉर्ट फायरर 49 में ये 3 रेगुलेशन। अब क्या है सर ऑप्शन में कंपिटेंट पर्सन रहेगा तो वही मार देंगे बिल्कुल ऑप्शन में अगर कंपिटेंट पर्सन है तो वही मारना है आपको सरदार ओवरमैन मार के मत आ जाइएगा। नेक्स्ट सरफेस पर लगाए गए फेंसिंग की जांच कौन करेगा तो सरफेस पे लगाए गए फेंसिंग की जांच कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा मिनिमम 7 दिन में। ठीक है ये चीज याद रखिए कि कहाँ कहाँ कॉम्पिटेंट पर्सन है कहाँ कहाँ मैनिंग सरदार और ओवरमैन है इन चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि फेंसिंग कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जिससे मैनिंग सरदार और ओवरमैन को भेजा जाए। कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन इसमें काम देख के चेकिंग करके इंस्पेक्शन करके आ सकता है। माइन इंट्रेंस के मुंह में माइन इंट्रेंस के मुंह ओपन कास्ट माइंस और कोयला निकालने की घसी हुई जमी आग लगी हो या आग लगने के लक्षण की जांच कौन और कितने दिनों में करेगा। तो ये रेगुलेशन नंबर 135 रेगुलेशन नंबर 135 7 डेज में मिनिमम। देखिए रेगुलेशन किसका विकास अक्की जी का कहना मैनिंग सरदार दिया हुआ है कहाँ पास सरफेस पर लगे गए फेंसिंग की जांच कौन और कब कौन करेगा। माइंड भैया ये बोल रहे कॉम्पिटेंट पर्सन भैया मैनिंग सरदार भी तो कॉम्पिटेंट है तो वह कर सकता है लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा हुआ होगा तो कॉम्पिटेंट होगा। अच्छा सरफेस वाला कौन सा क्वेश्चन जो सरफेस वाला माइन इंट्रेंस ओपन कास्ट माइंस और कोयला हाँ सरफेस पर लगाए गए फेंसिंग की जांच कौन करेगा। तो विकास अक्की जी का कहना है कि माइनिंग सरदार दिया हुआ चलिए अगर ऐसा है तो रेगुलेशन नंबर अपन 237 को खोल के देख लेते हैं क्लियर भी हो जाएगा आप लोगों को। यह कहाँ पास है रेगुलेशन नंबर 237
वही बोल रहा हूँ ना, कॉम्पिटेंट पर्सन है, मेरा भी यही मानना है कि सरफेस में लगे इसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा की जाएगी। लेकिन ठीक है, विकास अक्की जी का कोई सवाल है तो उसे क्लियर करना हमारा काम है, स्टूडेंट का सवाल है। चलिए, ज्यादा बड़ा नहीं है रेगुलेशन आपका, तुरंत आपको खोल के हम बगल में ही खोले हैं। देखिए 237 फेंसिंग, देखिए अब देखिए, एवरी फेंसिंग इरेक्टेड ऑन द सरफेस once at least in every 7 days be examined by a competent person। क्या लिखा है विकास अक्की जी? 7 दिन में एग्जामिन बाय द competent person and report of every such inspection shall be recorded in a bound page book kept for the purpose duly signed dated and person। ये मिसलेनियस फेंसेस आपका पहले दूसरा नंबर देखिए, रेगुलेशन नंबर 237 सब रेगुलेशन 2, एवरी फेंस erected on the surface shall once at least 7 days be he examined by a competent पर्सन। चलिए ठीक है विकास अक्की जी, कोई आपका कंफ्यूजन अब नहीं हो जाना चाहिए, चेतन मून पर कॉम्पिटेंट पर्सन ही है। चलिए विकास अक्की जी, सरफेस वाला आपका समझ में आया ना? तो हो जाता है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है वह। अब आगे आगे की ओर देखिए। हाँ, अब आपके ऑप्शन अगर रहता है जिसमें कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होता है, नहीं लिखा रहता, और उसकी जगह पे क्या लिखा रहता है, माइनिंग सरदार, ठीक है, ओवरमैन, और ऑप्शन रहता है बोथ ए एंड बी, तो आप ए बोथ ए एंड बी को टिक मार के आएंगे, क्योंकि कंपिटेंट वो भी है, और इसके साथ साथ आपका कंपिटेंट वह भी है जिसके पास कंपिटेंसी, मान लीजिए फोरमैन कंपिटेंसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वह भी कंपिटेंट है। ठीक, चलिए माइन इंट्रेंस के, अब आपका 30 नंबर देखिए। 30 नंबर देखिए, इन्फ्लेमेबल गैस जांच और एयर सैंपल कितने दिनों में किया जाएगा? इन्फ्लेमेबल गैस, वो रेगुलेशन में 169 मिनिमम डे में एक बार, सॉरी ये लग रहा है मैं लिखना भूल गया हूं, इसमें 7 दिन में एक बार होगा इन्फ्लेमेबल गैस की जांच, रेगुलेशन 169। चलिए थोड़ा 169 में देख लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लिखना भूल गया हूं मैं। ठीक है, ये देखिए इन्फ्लेमेबल गैस की जो जांच है वह the determination shall be made by the competent person either by means of apparatus or a type approved for the purpose by the chief inspector or the analysis of sample of air, provided if determinants are made by the analysis of air, the sample shall be analyzed within 3 days of the working taking thereof। The determination shall made air taken in case once at least in every 7 days। ठीक है, 7 दिन में एक बार है। चलिए 7 दिन में एक बार इन्फ्लेमेबल गैस की जांच व एयर सैंपल कितने दिनों में लिया जाएगा? तो ये लिया जाएगा 7 डेज में एक बार। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 दिन के अंदर वह रिजल्ट दे देगा। 7 दिन में एक बार उसका इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाएगा और 3 दिन में एक बार वह उसका रिजल्ट दे देगा। ये चीज इसमें लिखी हुई है, बाकी मैं वापस से एक बार डाल दूंगा कि द determination shall be made by the competent person by means of apparatus of a type, provided that if the determinants are made by the analysis of air, the sample shall be analyzed within 3 days of taking thereof। ठीक है, ठीक। अब व्हेन इलेक्ट्रिक, जब आपका रेगुलेशन नंबर ये देख लिए, अब नेक्स्ट क्या क्या है, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट में। 3 दिन में, एमडी रियाज जी कह रहे हैं सर 3 दिन में, 3 दिन में क्या इन्फ्लेमेबल गैस की जांच कितने दिन में की जाएगी? इन्फ्लेमेबल गैस की जांच कितने दिनों में की जाएगी?
देखिए, इन्फ्लेमेबल गैस की जांच या एयर सैंपल आपका कितने दिनों में किया जाएगा? तो आपका 7 डेज में, मिनिमम 7 डेज में एक बार एयर सैंपल की जांच की जाएगी और 3 दिन में आपका एनालिसिस करके भेज दिया जाएगा। रेगुलेशन नंबर 169 वही बोल रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि आपका 7 दिन में सैंपल होगा और 3 दिन में उसका रिजल्ट लेबोरेटरी के द्वारा दे दिया जाएगा। चलिए, कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही चीजें आसानी से दी हुई हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। नेक्स्ट देखिए, एक्सीडेंट का नोटिस, अब ये आ गया आपका 14 डेज वाला। अब ये आपका आ गया 14 डेज वाला। हम्म। क्या बोल रहे हैं? नेट गोल गोल घूम रहा है, नेट खत्म हो गया? नहीं बेटा, नेट तो चल रहा है यार, नेट चालू है। और बाकी बता दिए, गोल गोल क्या घूम, हम बता दिए ना कि 7 दिन में आपका सैंपल होगा और 3 दिन में उसका लेबोरेटरी का रिजल्ट आ जाएगा। भानु प्रकाश जी, ठीक है, आगे बढ़े। आप 7 डेज के बाद 14 डेज चालू करते हैं, ठीक है। हायाभूषा नमन जी, ये जो है सारा मैंने बना के डाल दिया है। आप जाकर से एमसीएल में, सबसे पहले आप जाइए एमसीएल में। एमसीएल के बाद आप जब नीचे में जाएंगे तो वहां पास आपको मिलेगा 14 डेज, 7 आपका है ना, 4 डेज, नंबर ऑफ डेज के ऊपर पीडीएफ दिख जाएगा जैसे आप उस सेक्शन को दबाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका 14 डेज। एक्सीडेंट का नोटिस नोटिस बोर्ड पर कितने दिनों तक लगा रहता है? जो आप मान लीजिए किसी पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है। जी, 7 डेज आपका कंप्लीट हो गया है। अब 14 डेज में अपन देखते हैं। तो टोटल 7 डेज का आपके पास कितना है? 30। 30 आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं, 30। तो अगर आप रोज इस पीडीएफ को एक बार देखते हैं तो आपका देश से, नंबर ऑफ डेज से रिलेटेड लगभग 5 सवाल भी आता है तो 5 नंबर आपका बन जाएगा, वहीं पास कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ और चीजें भी एक्स्ट्रा डाली गई हैं, नीचे में आपको दिखेंगी। अब एक्सीडेंट का नोटिस बोर्ड में कितने दिनों तक लगा रहेगा? तो भैया वो 14 दिन तक लगा रहेगा, ठीक ना। इसके बाद यूज आने वाली हर टब, बफर, ड्रॉ बार, सेफ्टी कैचेस, कपलिंग की जांच कितने दिनों में की जाएगी? 14 दिन में एक बार। किसके द्वारा? कंपिटेंट पर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? कंपिटेंट पर्सन के द्वारा। अब यूज आने वाली हर एवरी टब, बफर, ड्रॉ बार, सेफ्टी कैचेस, कपलिंग की जांच 14 दिन में एक बार करनी है। अब ये क्या है? हॉलेज से रिलेटेड है। हॉलेज से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उनका इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाएगा? 14 दिन में एक बार। लेकिन कब, ये किस चीज का है? आप आने जाने वाला हॉलेज में आने जाने वाला जो ट्रैक है और उसके सेफ्टी डिवाइसेस का आपको 7 दिन में एक बार करना है। लेकिन हॉलेज में यूज होने वाला जो बफर है, टब जो यूज हो रहा है वह कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, उसके जो चक्के हैं, ठीक है, जो वो सही से रूप से है कि नहीं, ड्रॉ बार है, सेफ्टी कैचेस है, ठीक। आने जाने वाला जो रास्ता है वह 7 दिन में होगा। आने जाने वाला जो रास्ता है हॉलेज का, आने जाने वाला जो रास्ता है, जो आपका ट्रैक है, उसकी जांच कितने दिन में? 7 दिन में। लेकिन जो उसने सेफ्टी कैचेस, कपलिंग लगा हुआ है, या ड्रॉ बार है, या बफर है, या कोई टब है, उसकी जांच 14 दिन में एक बार, और ये कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा की जाएगी, ठीक है। जो मैकेनिकल से रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री रखा होगा, या फिर वह फील्ड वर्क से आया होगा, फोरमैन का इंटरनल एग्जाम पास करके, डीजीएमएस वाला, तो उसके द्वारा यह चीज दी जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क और रेगुलेशन 112 डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के दौरान चेंजेस किया जाता है तो कितने दिनों पहले परमिशन लेना होगा? रेगुलेशन 111 डेवलपमेंट वर्क या रेगुलेशन 112 डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के दौरान कोई भी चेंजेस किया जाता है तो कितना दिन पहले परमिशन, ये थोड़ा सा इसका, ये इसको रहने दीजिए, इसको, इसका भी कुछ मेरे को भी कंफ्यूजन है, इसको रहने दीजिए। मैंने इसको ढंग से बना लिया, पूरी चीजें लिख नहीं पाया, लग रहा है जल्दबाजी में छूट गया यहाँ पास, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चौथे नंबर पर, एयर बॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की मापों के
परिणाम के रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर लिखी जाएगी? ठीक है, 14 दिन के अंदर। एयरबॉर्न डस्ट का जो भी प्रोग्राम आया है, ठीक है, आपका ऊपर क्या है कि डेवलपमेंट वर्क और डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के दौरान एनी कोई भी चेंजेस, एनी ANY है, एनी चेंजेस किया जाता है तो कितने दिन पहले। अब भैया डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग में मान लीजिए कोई चेंजेस करना है, जो परमिशन आपको दी गई है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी चेंजेस करना है, तो उसके चेंजेस के लिए आपको मिनिमम 14 दिन पहले परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, कोई भी चेंजेस होता है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क में या डिप्लेयरिंग करते समय उसके किसी वर्क में अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो वह चेंजेस आपका कितना दिन पहले परमिशन लेना है? वह परमिशन आपको लेना है भैया 14 दिन पहले। चलिए, अब आपका नेक्स्ट है एयरबॉर्न रेस्पिरेबल। आज 14 डेज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 14 डेज के बाद नेक्स्ट क्लास में, ये 14 डेज बस इतना है, नेक्स्ट क्लास आपकी 30 डेज वाली अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, कल करेंगे इतने ही बजे। आपका देखिए अब क्या है, वाटर प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच कौन और कब करेगा? वाटर प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच कौन और कब करेगा भैया? यह करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन, और बरसात में मिनिमम 14 दिन में एक बार, बरसात में 14 दिन में एक बार किया जाएगा। ऑनर एजेंट, और अगर बरसात का सीजन नहीं है तो प्रोटेक्टिव मेजर्स का उपयोग बरसात नहीं तो 30 डेज में, अगर 30 डेज में ही नहीं, आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टिव मेजर्स का उपयोग का जांच मिनिमम 7 दिन में एक बार करेगा, और नहीं है तो 30 डेज में, 30 दिन में एक बार। ओवरमैन, देखिए ऑनर एजेंट और मैनेजर सरफेस से और माइंस के अन्य भागों या बगल की खान में पानी भरकर अपनी माइंस के वर्किंग को डुबो देने का नोटिस कब करेगा? भैया 14 दिन पहले उसे नोटिस करना है। और किसको करना है भैया? ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरमैन, ये रेगुलेशन नंबर 151 से उठाया गया है कि ओवरमैन एजेंट और मैनेजर द्वारा सरफेस से और माइंस के अन्य भागों से या बगल की खान से पानी भरकर अपनी माइंस के वर्किंग को डुबो देने का नोटिस कब करेगा? 14 दिन पहले वह नोटिस या परमिशन लेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वर वाटर डैम इंडस का इरादा हो तो नोटिस कितना दिन पहले होगा? देखिए, जहां भी माइंस को डुबो देने की बात है, ठीक है, या डैम की बात है, तो वह सब में कितना दिन है? वह सब में आपका है 14 डेज। बहुत ही कारगर आपका यह PDF है। वहां पर आप क्या है, जहां जहां आप लोग कंफ्यूजन था कि यहाँ सर कैसे होगा, सर इसमें कैसे करें, सर वहां कैसे करें, तो ये चीज आपकी इस PDF से क्लियर हो जाएगी कि जहां पास इंड्रस या इनंडेशन की बात आएगी वहां पास हम कर देंगे 14 डेज, ठीक है। और कहाँ का 7 डेज है? हॉलेज में आपका हो गया, हॉलेज के रास्ते को जांच करना, आउटलेट्स को आपके द्वारा जो इंक्लाइन है, साफ्ट है, उसका जांच करना, या कोई भी आउटलेट्स है जो कि मैकेनाइज्ड वे पे है, ठीक है, तो उसका जांच करना। एक तो होता है जिसमें बैठ करके जाते हैं, ठीक है, आने जाने वाले रास्ता का, तो वह सब 7 दिन में। तो ऐसे करके आप सार बनाते चलेंगे, इसे आप सामने पढ़ते रहेंगे। तो प्रत्येक माइंस में मैकेनिकल फैन की हवा की मात्रा हर 14 दिन में मिनिमम एक बार कहाँ कहाँ मापी जाएगी? जहां जहां मैकेनिकल फैन लगा है वहां पास हर 14 दिन में मिनिमम एक बार कहाँ कहाँ गैस मापी जाएगी, जो सैंपल लिया जाएगा? सीम और सेक्शन के हर मुख्य इनटेक और रिटर्न रोड में, जहां आपका सीम और सेक्शन है उसमें हर मुख्य, हर इनटेक और रिटर्न रोड में, हर एयर स्प्लिटिंग में, जहां जहां आप एयर को डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांट रहे हैं वहां पास, हर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर एयर स्प्लिट को आगे हिस्सों में बांटा जाता है वहां, ठीक है, या फिर वहां पास आपको इंस्पेक्शन किया जाना है, ये 3 जगहों पर। तो इससे रिलेटेड आपका काम हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर देखिए, एवरी रोडवेज एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग वेंटिलेशन डोर की जांच कौन और कब करेगा? ये कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ? एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग और वेंटिलेशन डोर की जांच मिनिमम 14 दिन में एक बार, ठीक है, मिनिमम 14 दिन में एक बार इसकी जांच किया जाएगा। सुदीप हसन, सुदीप जी, ये PDF अपलोडेड है पहले से।
जी, ऋतुराज सिंह का कहना है सर साथ में परमिशन भी लिख देते। चलिए ठीक है, वह भी लिख करके अपलोड कर दिया जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है।